मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 7वीं में आज हम पढ़ेंगे इतिहास। इस बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री और आज का पाठ है 10वां पाठ, मराठी सत्ता का विस्तार भाग 1, द एक्सपांशन ऑफ द मराठा पावर पार्ट 1 की बात करेंगे। इस बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। चलिए बच्चों आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरुआत करेंगे। मराठों के स्वतंत्रता युद्ध के प्रारंभ में मुगल सत्ता आक्रामक थी। तो अगर बच्चों हम बात करें कि मराठों द्वारा लड़े गए स्वतंत्रता युद्ध के प्रारंभ में मुगल सत्ता आक्रामक थी। तो बच्चों जहां मुगल सत्ता आक्रामक थी तो मराठों की नीति अगर बात करें तो बच्चों उनकी नीति सुरक्षात्मक थी। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि मुगल सत्ता आक्रामक थी, लेकिन बच्चों मराठों की नीति शुरू में क्या थी? सुरक्षात्मक थी। तो अगर हम बात करें इसी क्रम में आगे, स्वतंत्रता युद्ध के अंत में स्थिति उलट गई। यस बच्चों, तो ध्यान रखना है, हम बात करें आगे चल करके किस तरह से स्वतंत्रता युद्ध के अंत में स्थिति उलट गई। मराठों ने आक्रमण की और मुगल ने सुरक्षा की नीति अपनाई। तो बच्चों 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों ने मुगलों को पराजित कर लगभग संपूर्ण भारत में अपनी सत्ता का विस्तार किया। आज विस्तार से हम उसे देखने वाले हैं। इस बच्चों तो हम बात करेंगे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों ने मुगलों को पराजित कर संपूर्ण भारत में अपनी सत्ता का विस्तार किया था। तो यस बच्चों, इसे हम विस्तार से देखने वाले इस पाठ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। साहू महाराज को मुक्त किया गया, रिलीज ऑफ साहू महाराज। इस बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं साहू महाराज जी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता को लेकर उसके पुत्रों में संघर्ष प्रारंभ हो गया और बच्चों इसके बाद की स्थिति बनी। शाहजादा आजम शाह दक्षिण में था। राज सिंहासन पाने के लिए वह बड़ी तत्परता से दिल्ली की ओर चल पड़ा। तो यहां पर समझ सकते हैं शाहजादा आजम शाह दक्षिण में था, राज सिंहासन पाने के लिए वह बड़ी तत्परता से दिल्ली की ओर चल पड़ा। राजपुत्र साहू उसके अधिकार में थे। तो चलिए बच्चों हम समझने का प्रयास करेंगे। साहू महाराज का राज्याभिषेक, उसके पहले अगर हम बात करें, ये अभी हमने देखा कि किस तरीके से राजपुत्र साहू उसके अधिकार में थे। यस, तो बच्चों अगर हम ये देखें कि आजम शाह ने ये सोचा कि यदि साहू महाराज को मुक्त किया जाए तो महारानी ताराबाई और साहू महाराज के बीच छत्रपति की गद्दी को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर किस तरह की नीति चली जा रही है। और यस बच्चों, और इसीलिए मराठी सत्ता निर्बल हो जाएगी और इसीलिए उसने साहू महाराज को मुक्त कर दिया, रिलीज कर दिया। आइए बच्चों इसी क्रम में हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। साहू महाराज का राज्याभिषेक, कोरोनेशन ऑफ साहू महाराज की बात करेंगे। मुक्त होते ही साहू महाराज महाराष्ट्र की ओर चल पड़े। इस अगर हम बात करें बच्चों साहू महाराज की हम बात करें, मुक्त होते ही साहू महाराज महाराष्ट्र की ओर चल पड़े। कुछ मराठी सरदार उनसे आकर मिले, परंतु महारानी ताराबाई ने छत्रपति पद पर साहू महाराज के अधिकार को मान्य नहीं किया। तो यहां पर हम ध्यान देंगे कि कुछ मराठी सरदार उनसे आकर मिले, परंतु महारानी ताराबाई की बात करें, महारानी ताराबाई ने छत्रपति पद पर साहू महाराज के अधिकार को मान्य नहीं किया। जिस बच्चों अगर उसी क्रम में आगे हम देखने का प्रयास करें तो चलिए बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं। साहू महाराज के राज्याभिषेक की बात करेंगे, कोरोनेशन ऑफ साहू महाराज की बात करेंगे। तो बच्चों पुणे जिले में भीमा नदी के किनारे खेड़ नामक स्थान पर
साहू महाराज और महारानी ताराबाई के सैनिकों के बीच युद्ध हुआ। तो बच्चों अगर हम बात करें इस पुणे जिले में भीमा नदी के किनारे, तो बच्चों आप देखिए महाराष्ट्र का मानचित्र आप देख पा रहे हैं और ये भीमा नदी का आप बेसिन देख पा रहे हैं। यहाँ पे भीमा नदी की जो हम बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र में अगर भीमा की बात करें तो भीमा नदी यहाँ पर आपको एरो के द्वारा दिखाई दे रही है। यस बच्चों, तो इसी नदी की हम बात कर रहे हैं। पुणे जिले में भीमा नदी के किनारे खेड़ नामक स्थान पर साहू महाराज और महारानी ताराबाई के सैनिकों के बीच युद्ध हुआ और बच्चों इस युद्ध में साहू महाराज की विजय हुई। उन्होंने सातारा को जीत लिया और स्वयं का राज्याभिषेक करवाया। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से उन्होंने सातारा को जीत लिया और स्वयं का राज्याभिषेक करवाया और इस तरह से बच्चों सातारा मराठा राज्य की राजधानी बनी। कुछ समय तक साहू महाराज और महारानी ताराबाई के बीच का विरोध जारी रहा और अगर हम बात करें इसी क्रम में तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि ईस्वी सन 1710 की घटना की हम बात करेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर ईस्वी सन 1710 में महारानी ताराबाई ने पन्हाड़गढ़ पर अपने अल्पाय पुत्र शिवाजी द्वितीय की छत्रपति के रूप में घोषणा की। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों रानी ताराबाई की अगर बात करें, यस रानी ताराबाई क्वीन ऑफ द मराठाज की हम बात करें, ईस्वी सन 1710 की घटना महारानी ताराबाई ने पन्हाड़गढ़ पर अपने अल्पाय पुत्र शिवाजी द्वितीय की छत्रपति के रूप में घोषणा की। तब से मराठा शाही में सातारा राज्य के अलावा कोल्हापुर का स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आया। साहू महाराज का पूर्व जीवन मुगलों की छावनी में बीता था। तो यहां पर ध्यान रखना है कि किस तरह से साहू महाराज का पूर्व जीवन मुगलों की छावनी में बीता था और यूं कहें कि अतः उन्होंने मुगलों की राजनीति को बहुत निकट से देखा था। बच्चों अगर उत्तर भारत की राजनीति की बारीकियां उनके ध्यान में आ गई थी। मुगल सत्ता के शक्तिशाली पक्ष और दुर्बल पक्ष से वे भली भांति अवगत हो गए थे। इसके अलावा मुगल दरबार के प्रभावशाली लोगों से उनका परिचय भी हुआ था। बच्चों इन सभी बातों का उपयोग कर उन्हें बदलती परिस्थिति में मराठों की राजनीति की दिशा निश्चित करने के लिए हुआ। और बच्चों आगे हम समझेंगे कि मराठों के राज्य को नष्ट करना ये औरंगजेब की जो नीति थी इसके बारे में विस्तार से हम देखने वाले हैं। तो औरंगजेब को स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और इसकी नीति क्या थी? तो बच्चों इसकी नीति थी मराठों के राज्य को नष्ट करना। तो औरंगजेब की यही नीति थी कि मराठों के राज्य को नष्ट किया जाए। यह पहले से औरंगजेब की नीति थी, परंतु उसके उत्तराधिकारियों ने इस नीति का त्याग किया था। तो बच्चों उसका परिणाम क्या हुआ? फलतः अब मुगल सत्ता के साथ संघर्ष करने के स्थान पर उसके रक्षक के रूप में आगे आना और इसी में से अपनी सत्ता का विस्तार, यह नई नीति मराठों ने अपनाई। तो देखा बच्चों अगर हम बात करें जिस औरंगजेब की, तो औरंगजेब की नीति क्या थी? औरंगजेब की नीति थी, आपने देखा कि मराठों के राज्य को नष्ट करना, यह औरंगजेब की नीति थी। लेकिन बच्चों उसके उत्तराधिकारियों की बात करें तो उसके उत्तराधिकारियों ने यह नीति त्याग दी। मतलब मराठों के राज्य को नष्ट करना यह उनकी नीति नहीं थी। तो परिणाम क्या हुआ बच्चों? मुगल सत्ता के साथ संघर्ष करने के स्थान पर अब उसके रक्षक के रूप में आगे आना और इसी में से अपनी सत्ता का विस्तार, यह नई नीति मराठों ने अपनाई। तो देखा आपने कि किस तरह से जो नई नीति की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों इसमें ये समझ सकते हैं कि जैसे नए मंदिर का निर्माण करवाने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार करने से होता है। यह कहें कि नीति सूत्र था, यानी नए मंदिर का निर्माण करवाने से पुण्य प्राप्त होता है तो पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। तो ये नीति सूत्र थे, ये नीति सूत्र आप समझ सकते हैं। तो मुगल सत्ता को जितना भय पश्चिमोत्तर
से होने वाले ईरानी अफगानी आक्रमणों से था, उतना ही खतरा आसपास के स्थानीय सत्ताधीशों जैसे पठान, राजपूत, जाट और रोहेलों से भी था। इसके अलावा दरबार में चलने वाली प्रतिस्पर्धा और आपसी संघर्ष के कारण भी मुगल सत्ता भीतर से खोखली हो रही थी। तो हम बच्चों बात कर रहे हैं कि मुगल सत्ता किस तरह से भीतर ही भीतर खोखली होती चली जा रही थी, और उसका परिणाम क्या हुआ, दिल्ली दरबार को मराठों की सहायता की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। तो यहां दिल्ली दरबार को ऐसा लग रहा था कि अब मराठे आकर के उनकी मदद करें। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम देखेंगे बालाजी विश्वनाथ के बारे में बात करेंगे। आइए बच्चों आगे देखेंगे बालाजी विश्वनाथ। तो बच्चों बालाजी विश्वनाथ की बात करें तो मुगलों की कैद से शाहू महाराज के मुक्त होने के बाद उन्होंने बालाजी विश्वनाथ भट्ट को पेशवा बनाया। इस बच्चों अगर बालाजी विश्वनाथ की बात करें तो ये इनके बारे में हम और जानेंगे। तो बालाजी मूलतः कोंकण के श्रीवर्धन गांव का था। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, महाराष्ट्र में कोंकण और कोंकण में श्रीवर्धन, ये एरो के द्वारा, तीर के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो बालाजी मूलतः कोंकण के श्रीवर्धन गांव का था। वह पराक्रमी व अनुभवी था। तो बच्चों बात हो रही है बालाजी की। उसने अनेक सरदारों को यह समझा बुझाकर कि साहू महाराज ही मराठी सत्ता के सच्चे अधिकारी हैं, उन्हें साहू महाराज के पक्ष में कर लिया। तो बच्चों बात हो रही है यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ की। तो देखा आपने कि किस तरह से अनेक सरदारों को समझा बुझा करके कि साहू महाराज ही मराठी सत्ता के सच्चे अधिकारी हैं और उन्हें साहू महाराज के पक्ष में कर लिया। तो इस तरह से यहाँ पे आप समझ सकते हैं। और बच्चों इस क्रम में आगे हम समझने का प्रयास करें तो कान्होजी आंग्रे मराठी नौसेना का प्रमुख था। इस बच्चों कान्होजी आंग्रे की हम बात कर रहे हैं। उसने ताराबाई का पक्ष लिया और साहू महाराज के प्रदेशों पर हमले किए। तो कान्होजी आंग्रे मराठी नौसेना का प्रमुख, ताराबाई का पक्ष लिया गया कान्होजी के द्वारा और साहू महाराज के प्रदेशों पर आक्रमण किए गए, हमले किए गए। साहू महाराज के सम्मुख जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति में उन्होंने बालाजी को कान्होजी आंग्रे के विरुद्ध भेजा। बालाजी ने युद्ध टालकर कूटनीति से कान्होजी को साहू महाराज के पक्ष में कर लिया। तो यहां पर आप कूटनीति देख सकते हैं कि किस तरह से युद्ध को टाल दिया गया और कान्हा जी को साहू महाराज के पक्ष में कर लिया गया है कूटनीति के सहारे। तो यह हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से यहां पर बच्चों आपने सुना कि कान्होजी आंग्रे जो कि मराठी नौसेना का प्रमुख, और उसने ताराबाई का पक्ष लिया, यह भी हमने देखा। शाहू महाराज के प्रदेशों पर किस तरह से हमले किए इसकी हमने बात की। हमने देखा कि साहू महाराज के सम्मुख जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस स्थिति में उन्होंने बालाजी को कान्होजी आंग्रे के विरुद्ध भेजा, लेकिन बालाजी ने बहुत ही कूटनीतिक या का कह सकते हैं कि उपयोग किया और बालाजी ने युद्ध टाल दिया और युद्ध टालकर कूटनीति से कान्होजी को साहू महाराज के पक्ष में कर लिया। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम बात करेंगे चौथ सरदेशमुखी का आज्ञा पत्र, यानी चौथाई एंड सरदेशमुखी राइट्स की बात करेंगे। महाराष्ट्र में साहू महाराज का स्थान दृढ़ करने के पश्चात बालाजी ने अपना ध्यान उत्तर की राजनीति की ओर मोड़ा। इस बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं बालाजी विश्वनाथ के संदर्भ में कि बालाजी ने अपना ध्यान उत्तर की राजनीति की ओर मोड़ा, यह हमें ध्यान रखना है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली के दरबार में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जिस औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली के दरबार में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वहां सैयद भाइयों का प्रभुत्व हो गया था। बालाजी ने उनकी सहायता से 1719 में मुगल शासक से दक्कन के मुगल प्रदेश के कुछ स्थानों से चौथ तो कुछ स्थानों से सरदेशमुखी वसूल करने के आदेश प्राप्त किए। तो देखा आपने कि किस तरह से औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली के दरबार में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई, वहां पर सैयद भाइयों का प्रभुत्व हो गया और बालाजी ने उनकी सहायता से 1719 में मुगल शासक से दक्कन के मुगल प्रदेश से कुछ स्थानों पर चौथ
चौथ का मतलब 1/4 एक चौथाई। तो कुछ स्थानों से सरदेशमुखी, तो सरदेशमुखी की भी हम बात करेंगे। तो बच्चों जो कि सरदेशमुखी आगे हम देखेंगे कि सरदेशमुखी किस तरह से, इस जो कि आप देखेंगे कि सरदेशमुखी भू राजस्व का 10वां हिस्सा होता है, इसको हम आगे देखने वाले हैं विस्तार से। चौथ का अर्थ लगान का 1/4, राइट। चौथ का अर्थ लगान का 1/4, ये हमें ध्यान रखना है। और सरदेशमुखी का अर्थ लगान का 10वां हिस्सा। इस तरह से ध्यान रखना है बच्चों, जब चौथ की बात होती है तो चौथ का मतलब 1/4, जिस लगान का 1/4 यानी 1/4, 1/4 1/4 यानी 1/4। और यूं कहें कि सरदेशमुखी की जब बात होती है तो सरदेशमुखी का अर्थ होता है बच्चों लगान का 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा का मतलब 1/10, 1/10, राइट। तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये जो आदेश जो है वसूली का आदेश, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का आदेश जो है पत्र प्राप्त कर लिया, ये हमने देखा। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। हम बात करेंगे बाजीराव प्रथम की। यस बच्चों, तो हमने देख लिया चौथ के बारे में देखा कि जो कि लगान का 1/4 हिस्सा, और सरदेशमुखी हमने देखा संपूर्ण राजस्व लगान का 10वां हिस्सा। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा पूछा जा सकता है। आइए बच्चों हम बात करेंगे बाजीराव प्रथम की। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बाजीराव प्रथम। बच्चों बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद साहू महाराज ने ईस्वी सन 1720 में उसके बेटे बाजीराव प्रथम को पेशवा पद पर नियुक्त किया। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद साहू महाराज ने ईस्वी सन 1720, ध्यान रखिए 1720 में उसके बेटे बाजीराव प्रथम को पेशवा पद पर नियुक्त किया। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों बाजीराव प्रथम 1720, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों उसने अपने पेशवा पद के 20 वर्ष के कार्यकाल में मराठी सत्ता का विस्तार किया। तो हम बच्चों बात कर रहे हैं बाजीराव प्रथम की। तो पेशवा पद के 20 वर्षों के कार्यकाल में मराठी सत्ता का विस्तार किया, यह हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों अगर हम बात करें मराठी सत्ता विस्तार की, यानी द एक्सपांशन ऑफ द मराठा पावर की बात कर रहे हैं, तो बच्चों आज अर्थात पार्ट 1 में हमने देखा साहू महाराज को मुक्त किया गया। जिस बच्चों रिलीज ऑफ साहू जी महाराज के बारे में देखा, हमने देखा साहू महाराज का राज्याभिषेक किया गया, जो यानी कोरोनेशन ऑफ साहू जी महाराज के बारे में हमने देखा। और बच्चों हमने बालाजी विश्वनाथ तथा चौथ सरदेशमुखी का जो आदेश प्राप्त था वसूल करने का, उसके बारे में देखा। और बच्चों बाजीराव प्रथम के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों पार्ट 2 में यानी आगे जब हम अगली बार आएंगे तो आगे हम पढ़ेंगे पालखेड़ में निजाम की पराजय किस तरह से हुई, मालवा और बुंदेलखंड को के बारे में हम जानेंगे, भोपाल की लड़ाई, पुर्तगालियों की पराजय और बाजीराव की मृत्यु, इसके बारे में अर्थात पार्ट 2 में बच्चों हम अगले पार्ट में हम जब आएंगे इसे विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों पार्ट 1 का हमने मराठी सत्ता का विस्तार हमने अध्ययन कर लिया है। तो आइए हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों हमने बाजीराव प्रथम की बात कर ली है, यस, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आइए हम अब अभ्यास करेंगे। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक के उचित विकल्प से करना है। तो चलिए बच्चों पहला है छत्रपति साहू महाराज ने, इस बच्चों डैश डैश दिया है, में स्वयं का राज्याभिषेक करवाया। तो बच्चों आपको विकल्प मिलते हैं कहां पे राज्याभिषेक छत्रपति साहू जी महाराज ने कराया था। 4 विकल्प आपको मिलते हैं, अहमदनगर, सातारा, नासिक या मुंबई। तो बच्चों याद कीजिए हमने इसकी चर्चा की थी कि छत्रपति साहू जी महाराज ने स्वयं का जो राज्याभिषेक करवाया था वो कहां कराया था, उस स्थान का नाम बताना है, अहमदनगर, सातारा, नासिक या मुंबई। तो याद कीजिए बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, तो तमाम विद्यार्थियों को इसका उत्तर याद आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। तो सही उत्तर है बच्चों सातारा, ये सातारा जो है ये सही उत्तर है। तो इस तरह से बच्चों इसे लिख करके, यानी छत्रपति साहू जी महाराज ने सातारा में स्वयं का राज्याभिषेक करवाया, इस तरह से वाक्य को पूरा करके लिख देना है।
चलिए बच्चों आगे देखेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक के उचित विकल्प से करना है। तो ईस्वी सन डैश डैश में रिक्त स्थान दिया हुआ है, में महारानी ताराबाई ने पन्हाड़गढ़ पर अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय की छत्रपति के रूप में घोषणा की। तो बच्चों आपको विकल्प मिलते हैं यहाँ पर 4 विकल्प, 1710, 1810, 1910 या 2010। याद कीजिए बच्चों 4 विकल्प है। तो पहले प्रश्न देख लीजिए, ईस्वी सन, आपको सन याद करना है, किस सन में महारानी ताराबाई ने पन्हाड़गढ़ पर अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय की छत्रपति के रूप में घोषणा की। तो विकल्प आपके पास है 4, 1710, 1810, 1910 या 2010। याद कीजिए बच्चों, हमने इसके बारे में चर्चा की थी, तो मुझे लगता है कि आपको याद आ गया होगा। तमाम बच्चों ने उत्तर दे भी दिया होगा। तो चलिए बच्चों, ये क्या उत्तर है आपका सही? तो चलिए सही विकल्प जो है वो टैली कीजिए। तो सही विकल्प है 1710। इस बच्चों तो 1710 यानी पहला ही विकल्प सही है। तो यहाँ पे 1710 बच्चों आपको भर के लिख देना है। ईस्वी सन 1710 में महारानी ताराबाई ने पन्हाड़गढ़ पर अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय की छत्रपति के रूप में घोषणा की। तो ये हमें ध्यान रखना। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेंगे। तो चलिए बच्चों आगे देखेंगे, ध्यान से देखिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक के उचित विकल्प से करना है। प्रश्न तीसरा अगला, बालाजी मूलतः कोंकण के डैश डैश, रिक्त स्थान दिया है, इस गांव का था। 4 विकल्प आपको मिलते हैं बच्चों। पहला आपे, दूसरा श्रीवर्धन, तीसरा संदेश नगर, चौथा भावनगर। तो याद कीजिए बच्चों, बालाजी मूलतः कोंकण के, इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ रहा होगा। आपको बताना है गांव का नाम। बालाजी कोंकण के इस गांव से संबंधित थे, इस गांव के निवासी थे। कौन से गांव के? 4 विकल्प आपको दिया है, आपे, श्रीवर्धन, संदेश नगर या भावनगर। याद कीजिए बच्चों, आपे, श्रीवर्धन, संदेश नगर और भावनगर। तो बालाजी मूलतः कोंकण के किस गांव के थे, इसकी चर्चा हमने की थी। तमाम विद्यार्थियों को याद भी होगा, उन्होंने उत्तर दे भी दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। तो देखिए आपका उत्तर क्या है, क्या आप सही हैं? श्रीवर्धन, यानी दूसरा विकल्प सही है। श्रीवर्धन, ये जो दूसरा विकल्प है यही बच्चों यहाँ आपको लिख देना है। यस, जिसके बाद आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। बालाजी मूलतः कोंकण के श्रीवर्धन गांव का था, इसकी चर्चा हमने कर दी थी। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों हम अभ्यास कर रहे हैं मराठी सत्ता का विस्तार, इस पाठ से पार्ट 1 हम देख रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अभी प्रश्न का एक दूसरा प्रकार आपके सामने आ चुका है। सत्य या असत्य बताओ, यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। तो पहला कथन है, चौथ का अर्थ लगान का 1/4 हिस्सा होता है। याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। तो क्या ये कथन सत्य है? चौथ का अर्थ लगान का 1/4 हिस्सा होता है। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। तो बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है। चौथ का अर्थ लगान का 1/4 यानी 1/4, 1/4 होता है। ये इसकी चर्चा हमने कर दी थी। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला कथन लेते हैं, ध्यान से देखना है। तो सत्य या असत्य बताओ, यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। अगला कथन है, सरदेशमुखी का अर्थ लगान का 10वां हिस्सा। याद कीजिए बच्चों, चौथ के बारे में आपने देखा, अभी सरदेशमुखी पूछा जा रहा है। तो सरदेशमुखी का अर्थ लगान का 10वां हिस्सा। तो क्या ये कथन सत्य है? क्या आप इससे सहमत हैं? तो तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो जहां हमने चौथ देखा था वो 1/4 1/4 था। तो सरदेशमुखी का अर्थ लगान का 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा का मतलब 1/10, 1/10। इस बच्चों अगर बात करें तो 10 रुपए में 1 रुपए, 10 रुपए में 1 रुपए, तो 100 रुपए में 10 रुपए। यस, तो आप समझ सकते हैं 10वां
इसीलिए सरदेशमुखी। और वहां पर आपने चौथ जो देखा था वो 1/4 यानी 1/4 था, 1/4। ठीक है, यानी 4 हिस्से में से 1 हिस्सा। यस बच्चों, तो वहां आपने चौथ देखा था, 1/4 देखा था। यहां पर आपने सरदेशमुखी देखा जो कि 10वां अर्थात 1/10। तो चलिए बच्चों, ये भी कथन सत्य है। आगे ध्यान से देखिए एक कथन और स्क्रीन पर। तो सत्य या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखो। अगला कथन है, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद साहू जी महाराज ने ईस्वी सन 1920 में उसके बेटे बाजीराव प्रथम को पेशवा पद पर नियुक्त किया। याद कीजिए बच्चों, क्या यह कथन सत्य है? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद साहू जी महाराज ने ईस्वी सन 1920, ध्यान दीजिए यहां लिखा है ईस्वी सन 1920 में उसके बेटे बाजीराव प्रथम को पेशवा पद पर नियुक्त किया। तो बच्चों ध्यान से देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद यह कहा जा रहा है, और साहू जी महाराज ने ईस्वी सन 1920 में, और 1920 में उनके बेटे इस बाजीराव प्रथम को पेशवा पद पर नियुक्त किया। तो आपको पहचानना है कि क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य है, और असत्य है तो कहां पे। तो मुझे लगता है तमाम विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। ये कथन असत्य है। तो बच्चों अगर ये कथन असत्य है तो इसको सत्य करके लिखना है। ऊपर क्या लिखा है? सत्य या असत्य बताओ। तो अगर कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखो। तो इसे सत्य करना है। ये कथन असत्य है। तो आपको याद आ रहा होगा, तमाम विद्यार्थियों को याद आ भी गया होगा। यहां लिखा है बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद साहू जी महाराज ने ईस्वी सन 1920 में उसके बेटे बाजीराव प्रथम को पेशवा पद पर नियुक्त किया। तो तमाम विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा कि गलती कहां पर है, यानी जो अशुद्ध है, असत्य है, उसे सत्य करना है। तो इस तरह से बच्चों बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद साहू जी महाराज ने ईस्वी सन 1720, यहां पर क्या लिखा था 1920, और सही क्या है 1720। इस बच्चों तो देखिए 200 साल का अंतर दिया हुआ है यहाँ पे, या 1920 दिया है, जबकि सही उत्तर है 1720। तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद साहू महाराज ने ईस्वी सन 1720 में उसके बेटे बाजीराव प्रथम को पेशवा पद पर नियुक्त किया। यह कथन अब जाकर के बच्चों सत्य हो गया है। तो इस तरह से बच्चों परीक्षा में पूछा जाएगा तो उसे आप आसानी से लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों पार्ट 1 को, यानी मराठी सत्ता का विस्तार, द एक्सपांशन ऑफ द मराठा पावर, पार्ट 1 आपने समझ लिया है। बच्चों दूसरा पार्ट हम आगे मिलेंगे तो वहां पे देखने वाले हैं। तो बच्चों तब तक अपना ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।